हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 6 देखते हैं, दहन और ज्वाला। तो फ्रेंड्स आज हम दहन और ज्वाला के बारे में जानेंगे। दहन मतलब किसी चीज़ को जलाना और ज्वाला मतलब उससे जो लौ निकलती है उसी को ज्वाला बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको, ये तो सिर्फ एक मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हुआ और इसको डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने घरों में और जैसे कि उद्योग हैं और हमारे जो मोटर गाड़ी हैं, वाहन हैं, उनको चलाने के लिए अनेक प्रकार के ईंधन का यूज़ करते हैं। ईंधन मतलब फ्यूल, है ना। तो आप जानते हो कि ये फ्यूल क्या होते हैं? क्या आप बता सकते हो कि जो व्यापार है, उद्योग है, उनमें कौन से फ्यूल यूज़ किए जाते हैं? मोटर गाड़ियों को चलाने में कौन से फ्यूल यूज़ किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स गोबर, लकड़ी, कोयला और कास्ट कोयला, मतलब जो लकड़ी को जलाकर कोयला प्राप्त, मतलब पूरा जला नहीं होता, वो अधजला लकड़ी, उसी को कोयला बोलते हैं। ठीक है, कास्ट कोयला। और पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी, है ना। तो ये सब क्या है? ये ईंधन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप मोमबत्ती के जलने से तो वाकिफ़ हो गए, है ना। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या फ़र्क है, आपको पता है? तो शायद आप जानते होंगे कि मोमबत्ती जो है वो ज्वाला के साथ जलती है, उसमें एक अलग सी लपटें निकलती हैं, जबकि जो कोयला है वो किस प्रकार जलता है? तो वो सिर्फ गर्मी देता है, उसमें ज्वाला नहीं निकलती, है ना। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि जो ज्वाला और दहन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जलने की जो क्रिया है वो एक रासायनिक प्रक्रम है। ठीक है, और इसके बारे में मतलब इस प्रक्रम में जो ज्वाला होती हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 6.1 है, दहन क्या है। तो फ्रेंड्स आपने क्लास 7 के चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नीशियम दहन, है ना। मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार अगर हम कास्ट कोयला मतलब जो लकड़ी का कोयला है उसका टुकड़ा लेकर उसको जलाएं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स उससे कोई ज्वाला नहीं निकलेगी। ठीक है, पर ये जो कास्ट कोयला है वो वायु में जलता है, मतलब उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और जो एक कास्ट कोयला है वो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देती है? ऊष्मा और प्रकाश देती है। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ठीक है, मतलब दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रम है। ओके, और इसमें जो वस्तु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊष्मा विमुक्त करता है, और यही प्रोसेस दहन कहलाती है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, मतलब हम जिस पदार्थ को जलाते हैं वही क्या है? दाह्य है, और इसे ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, और ईंधन ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में या लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो पढ़ा था मैग्नीशियम और कास्ट कोयला, तो वो क्या कहलाए? वो एक दाह्य पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भोजन है वो हमारे लिए ईंधन का काम करते हैं, है ना। और जो भोजन है उसके ऑक्सीकरण से मतलब ऑक्सीकरण होता है, और जो भोजन है वो अपघटित होकर ऊष्मा उत्पन्न करती, मतलब हमको ताकत देती है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे देखते जाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मान लो हम एक मोमबत्ती लेते हैं और जो लैंप होता है उसका कांच को उसके ऊपर रख देते हैं, है ना। तो मोमबत्ती जो है जलने लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर उस लैंप के ऊपर हम एक कोई लकड़ी का टुकड़ा या ऐसी चीज़ रख दें जिससे उसके अंदर हवा ना जा सके, है ना, तो फिर वो मोमबत्ती क्या होगी? थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। ओके, तो इससे हमको पता चलता है कि जलने के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में दहन होता है। हमने देखा कि दहन के लिए वायु आवश्यक है ना।
फ्रेंड्स आपने मतलब आपको पता होगा कि सूर्य की अपनी ऊष्मा होती है, वो खुद प्रकाश देता है ना। तो क्या ये भी एक दहन है? नहीं, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए उसको कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ये क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो व्यक्ति के शरीर कपड़ों में जो आग लगती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगती है ना, और हम उसको कंबल से ढकते हैं। इसका क्या मतलब है? तो उसको अगर कंबल से ढक दिया जाए तो जो ऑक्सीजन है उसका संपर्क टूट जाएगा उस व्यक्ति के कपड़े से, और जो उसके शरीर में आग लगी हुई है या कपड़ों में आग लगी है वो बुझ जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स आप एक माचिस की तीली लेंगे और उससे जलाएंगे और उसके पास में कागज़ का टुकड़ा ले जाएंगे तो क्या होगा? तो माचिस की तीली से वो कागज़ तुरंत जल उठेगा, है ना। और क्या आप किसी लकड़ी के टुकड़े को माचिस की तीली से तुरंत जला सकते हो कागज़ की तरह? तो नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ और मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ जगहों पर सूखी घास होती है जो आग पकड़ लेती है, ओके। और घास से जो आग है वो पेड़ों में फैल जाती है और बहुत जल्दी पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो इस प्रकार की घटना के बारे में आपने सुना होगा कि जंगल की आग, है ना। तो आप बता सकते हो कि जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं वो अलग अलग ताप पर क्यों आग पकड़ते हैं? जैसे कि मान लो हम माचिस को ऐसे कमरे के ताप पर छोड़ दें तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। उसके लिए एक निश्चित ऊष्मा या ताप की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी वस्तु को जलाने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और वही जो निश्चित टेम्परेचर है वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। और आप इससे समझ सकते हो कि जो माचिस की तीली है वो अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती। जब तक उसको जो माचिस की डिबिया के बगल में जो रगड़ने का जगह होता है वहाँ पर नहीं रगड़ते तब तक उसमें आग नहीं लगती। फ्रेंड्स माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से बहुत पहले, मतलब 5000 से कई वर्ष पूर्व पहले मिस्र में गंधक में डुबोए चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े माचिस की तरह यूज़ किए जाते थे, ओके। और आजकल माचिस का मतलब विकास लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ध्यान से सुनिएगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सफ़ेद फास्फोरस का मिश्रण, इसको कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर किसी लकड़ी की बनी तीली के सिरे पर लगाया जाता था और जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण जो सफ़ेद फास्फोरस है वो जल उठता था, ठीक है। तो इससे माचिस की तीली का जलना शुरू हो जाता था। पर जो ये सफ़ेद फास्फोरस है माचिस उद्योग में काम करने वाले लोगों को मतलब जो वहाँ पर काम करने वाले थे उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक था, है ना। तो फ्रेंड्स आजकल माचिस के जो सिरे हैं उस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है, ठीक है। और जो रगड़ने वाली जगह है वहाँ पर मतलब कांच का चूरा, उसको चूर्णित कांच बोलते हैं, उसको थोड़ा सा लाल फास्फोरस होता है उसके साथ में लगाया जाता है, ठीक है, जो कि कम खतरनाक है। और जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर हम रगड़ते हैं तो कुछ जो लाल फास्फोरस है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं और माचिस की जो तीली है वो तुरंत जलने लग जाती है, ठीक है। और ये जो पोटेशियम क्लोराइड है उससे अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा देती है और रोशनी भी उत्पन्न होती है उससे। तो फ्रेंड्स जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो हमने देखा कि जो दाह्य पदार्थ है तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। ज्वलन ताप मतलब जो उसको जलने के लिए मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उससे कम रहता है, तब तक कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है ना। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? हम कढ़ाई में तेल डालते हैं तो वो आग नहीं पकड़ती ना, पर जो तलने वाला बर्तन है अगर उसको बहुत अधिक समय तक स्टोव पर रखा रहे तो वो आग पकड़ सकती है ना। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, पर उस मिट्टी के तेल को अगर थोड़ा सा गर्म कर दें तो वो आग पकड़ सकती है ना। या अगर किसी बर्तन में उसको रखा रहे और उसको गर्मी मिले तो उससे विस्फोट भी हो सकता है, मतलब बहुत अधिक गर्मी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो ज्वलन ताप है लकड़ी के, मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप है वो लकड़ी के ज्वलन ताप से कम होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको मिट्टी के तेल को रखने में खास सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी पदार्थ को उसके ताप और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हम दो मोमबत्ती लेंगे और कागज़ का कप बना लेंगे और एक कप में पानी रखेंगे, दूसरा कप ऐसे ही मोमबत्ती के ऊपर जलाएंगे। दोनों को मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर। तो जो कागज़ है, खाली कागज़, वो तुरंत जल जाएगा, जबकि जिस कप के ऊपर हमने पानी रखा है तो हम अगर उस कप को गर्म करते जारी रखें तो कागज़ में भी जो जल है उसको हम उबाल सकते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो जो कागज़ की कप है उसको दी जाने वाली ऊष्मा का जो हम उसको गर्मी दे रहे हैं, है ना, जो मोमबत्ती की लौ जल रही है उसका चालन के द्वारा ऊष्मा जल में चली जाती है और जल की मतलब जल उस कागज़ में प्रेजेंट है, इसलिए कागज़ का ताप क्या है, कम हो जाता है ना। वो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह जलता नहीं। ठीक है, तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कोई पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम है, मतलब वो थोड़ी सी गर्मी में ही आग पकड़ लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पेट्रोल जो है कितनी जल्दी आग पकड़ता है, उसी तरह एल्कोहल भी आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी। और एलपीजी के बारे में तो आप जानते हो, जैसे ही हम गैस स्टोव जलाते हैं उसका लाइटर जलाते ही फट से आग पकड़ लेता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सिक्स 6.2 हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। फ्रेंड्स, हमने अब दहन के बारे में, ज्वलनशील पदार्थ के बारे में और काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम देखेंगे कि कहीं पर आग लग गई तो उस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे। तो 6.2 है। तो फ्रेंड्स, आपने घर, दुकान या कारखानों में आग लगते देखा या सुना तो ज़रूर होगा, है ना। तो अगर इस प्रकार की दुर्घटना हो गई तो उसको कैसे रोका जाता है, आपको पता है कैसे रोका जाता है? आपके शहर में या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है, तो क्या करते हैं वो लोग, मान लो कोई फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आई, अब वो क्या करेगा आके, तो वो पानी, जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर पानी डालते हैं, है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप के द्वारा। तो जल क्या करता है, तो जल ज्वलनशील जो पदार्थ है उसको ठंडा करता है, जिससे उसका टेम्परेचर जो है ज्वलन ताप से कम हो जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ ज्वलन ताप क्या होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जल जो है, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको ठंडा कर देता है, जिससे उसका ज्वलन ताप, मतलब जो जलन ताप है वो कम हो जाता है। ऐसा करने से आग फैलना रुक जाता है। फ्रेंड्स, जो पदार्थ है जिसमें आग लगी हुई है उसमें हम पानी डालते हैं तो जल वाष्प, मतलब जो पानी है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और जो पदार्थ है उसको चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे उसमें जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या है? तो ईंधन, ओके, वायु मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए तभी आग जलेगी, और ऊष्मा, ऊष्मा मतलब
ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन तीन चीज़ों में से ईंधन, वायु और ऊष्मा, इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को अगर हम हटा दें तो आग को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आग बुझाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो वायु के प्रवाह को काट देते हैं या ईंधन के ताप को कम कर देते हैं या इन दोनों में से कोई दोनों को ही एक साथ अपनाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स मतलब ज़्यादातर सिचुएशंस में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि अगर किसी घर में आग लग गया है तो पूरा घर ही ईंधन के रूप में कार्य करता है ना। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बताया कि आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आग किसी विद्युत उपकरण या तेल में लगी हो तब क्या करेंगे, तो जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, मतलब आग बुझाने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। पर तभी कर पाएंगे जब लकड़ी या कागज़ जैसी वस्तुओं पर या सूखी चीज़ों पर आग लगी हो, है ना। और अगर आग किसी बिजली के उपकरण में लग गई हो या ऐसे चीज़ में जिससे आग उसका ऊष्माग्राही का रूप काम करे, मान लो जैसे बिजली के किसी उपकरण है उसमें आग लगी, तो उसके लिए पानी डालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें से विद्युत का चालन हो सकता है ना, लोगों को हानि हो सकती है। तो इसके लिए या तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल का यूज नहीं किया जाता। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हो तेल या पेट्रोल जल से हल्के होते हैं, है ना। तो इस तरह से और तेल जो है जल जो है तेल से भारी होता है, तो यह तेल के नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर जलता रहेगा। और वैसे ही विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे जो अधिक ज्वलनशील पदार्थ में आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वो सबसे अच्छा मतलब आग बुझाने का काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो है भारी होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। मतलब ऑक्सीजन से भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इससे जो ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क है वो टूट जाता है और आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक और फायदा ये है कि सामान्यतः जो विद्युत उपकरण है उसको इससे कार्बन डाइऑक्साइड से कोई हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से करें, वो हमको कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। इसको जैसे एलपीजी को भरा जाता है सिलेंडरों में, सेम उसी तरह से। तो सिलेंडर से छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी होती है। ओके, तो यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेगी बल्कि ईंधन के टेम्परेचर को भी नीचे ले आती है। ओके, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ही बेस्ट तरीका है आग बुझाने के लिए। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे जो रसायन हैं, केमिकल हैं, उनका पाउडर है, उसको भारी मात्रा में उस जगह पे छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आग लगी हुई है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से जो मतलब इन पदार्थों से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो आग को बुझा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 6.3 है दहन के प्रकार। अब हम देखेंगे कि दहन के प्रकार क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जलती हुई माचिस की तीली या गैस की जो लाइटर है उसको देखा होगा, या रसोई गैस के जो स्टोव हैं उसको बिल्कुल देखा ही होगा, वो किस प्रकार से जलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, जो गैस तेज़ी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। मान लो कोई पदार्थ है जो काफ़ी तीव्रता से आग पकड़ती है, जैसे कि एलपीजी गैस। जैसे ही हमने गैस का वो रेगुलेटर ऑन किया, इधर गैस का जो गैस के पास जैसे लाइटर जलाए तो तुरंत आग पकड़ती है ना, और बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, जो फास्फोरस है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फास्फोरस कैसे है, जो कमरे के ताप पर भी जल जाता है ना। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ
बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। मतलब फास्फोरस में स्वतः दहन की प्रक्रिया होती है, वो खुद ब खुद जलने लगता है, उसके लिए कोई और अन्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं। इसीलिए उसको किस में रखा जाता है, तो उसको जल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी कोयले के कारखाने जो हैं उसमें कोयले की धूल खुद ब खुद जल जाते हैं और बहुत ख़तरनाक अग्निकांड हो सकता है, जिससे मतलब चारों ओर आग फैल सकती है। और जंगल के आग के बारे में मैंने बताया ही है। कभी कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है, पर जो जंगल की आग है वो ज़्यादातर हमारी गलती से लगते हैं। कभी कभी हम लोग पिकनिक या शिविर या कैंप में जाते हैं और कैंप फायर का यूज़ करते हैं और उसको वैसे ही जलता छोड़ देते हैं, तो जिससे वहाँ पर आसपास की जो घास है वो जलना शुरू हो जाती है, जिससे पेड़ पौधों तक फैल के वो पूरे जंगल में फैल सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमको ये जो कैंप फायर वगैरह है उसमें खास सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम त्योहारों में या अक्सर दिवाली के समय पर आतिशबाजी करते हैं, पटाखे चलाते हैं, है ना। तो ये एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है। आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि तथा बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। यह अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ठीक है, तो जो पटाखे वगैरह देखे हैं, हम उसको जलाते हैं तो बहुत अधिक रोशनी निकलती है ना, और काफ़ी ज़्यादा शोर भी होता है। और ये जो अभिक्रिया है उससे बहुत बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पर पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं वहाँ पर अजीब तरह की स्मेल आती है, तो किस लिए आती है, क्योंकि उससे गैस निकलते हैं, और ये जो अभिक्रिया है यही विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पटाखे पर दाब, एक प्रकार का दाब पड़ता है आग जलाने से, और उसमें विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 6.4 ज्वाला। अब हम ज्वाला के बारे में जानेंगे। तो ज्वाला अलग अलग रंगों की होती हैं। आप माचिस की तीली जला के देखिए, मोमबत्ती जला के देखिए, गैस की जो बर्नर है उसको जला के देखिए, मतलब गैस की उसको भी देखा होगा, तो वो उसमें अलग अलग तरह की ज्वाला से जलती है ना। आपने स्पिट लैम्प या बुनसन बर्नर देखा होगा, उसको देखोगे तो वो अलग तरह से जलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ज्वाला है उसकी वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। चलिए अब जानते हैं ज्वाला की संरचना। ज्वाला के संरचना के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक मोमबत्ती जलाइए, ओके, और एक कांच की नली के द्वारा पकड़ लीजिए उसका एक सिरा, मतलब मोमबत्ती के मान लो आप एक मोमबत्ती जला रहे हो, एक कांच की या लोहे की एक पाइप टाइप की कोई चीज़ लीजिए और उसका एक सिरा आप जलाइए, मतलब मोमबत्ती की जो ज्वाला जल रही है वहाँ पर रखिए, और जो पाइप है उसके दूसरे सिरे पर आप माचिस की एक तीली रखिए। ठीक है, तो पाइप की दूसरी सिरे पर आप माचिस लेकर रखोगे तो जो माचिस है वो अपने आप जल जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मोमबत्ती है वहाँ उसमें से ऊष्मा निकल रही है ना, और वो मोमबत्ती की जो ऊष्मा है वो पाइप के माध्यम से दूसरे सिरे तक पहुंची, जो हमने पाइप लिया है उसके दूसरे सिरे तक, और वहाँ पर जो माचिस की तीली हम रखेंगे वो इसीलिए जलना शुरू कर ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मतलब हम किसी पदार्थ को अगर जलाए, मान लो हमने मोमबत्ती को जलाया, तो उससे एक पदार्थ वाष्पित होती है और यही ज्वाला का निर्माण करती है, इसी से ज्वाला का निर्माण होता है। ठीक है, ज्वाला मतलब जो लौ दिखती है हमको वही, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती साथ साथ ऊपर उठती हैं। मतलब आप मान लो मिट्टी के तेल से एक चिमनी बोलते हैं जिसको, चिमनी घर में रोशनी करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको देखोगे तो उसमें भी एक लौ निकलती हुई है ना, जिस तरह से मोमबत्ती में लौ निकलती है सेम उसी तरह से, है ना। तो और ऊपर उठती हैं, और दहन के समय जो मिट्टी का तेल है वो वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करती हैं। और इसके ठीक उल्टे लकड़ी या कोयला ले लो आप, तो वो वाष्पित नहीं होते, है ना, और कोई ज्वाला भी नहीं देते। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो जब हम मोमबत्ती, एक मिनट, मान लो हम एक मोमबत्ती जलाते हैं और उसके ऊपर एक कांच की स्लाइड रखते हैं, है ना। थोड़ी देर उसको ऐसे ही अगर पकड़ के रखते हैं, हाथ से नहीं, किसी चिमटे वगैरह से पकड़ के रखते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो कांच की प्लेट या स्लाइड है वो उसमें काले काले रंग का धुआं बन जाता है ना। तो ये धुआं क्यों बना? तो ये जो गोल काले रंग का धुआं स्लाइड पे हमको दिख रहा है वो किस लिए बना? तो मोमबत्ती की जो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र हैं, है ना, उसमें कुछ कार्बन के कण होते हैं जो कि जले, पूरी तरह से जले नहीं होते, और इसी का जमाव उस स्लाइड में हो गया। तो ये क्या दर्शाता है कि जो उसके दीप्त क्षेत्र होते हैं उनमें बिना जले कार्बन के कण होते हैं, है ना, और यही उस पर इकट्ठे हुए जो स्लाइड है उसमें, ठीक है। और फ्रेंड्स चलिए एक और देखते हैं कि एक मोमबत्ती जलाए और उसमें एक कोई तांबे की तार लीजिए, है ना, और उसके एक सिरे को अगर हम थोड़ी देर तक जलाते रहें तो जो तांबे की तार है वो बिल्कुल लाल रंग की हो जाएगी, मतलब इतनी गर्म हो जाएगी कि वो उसका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वो लाल दिखने लगेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया कि जो तांबे का तार है वो लाल क्यों हो गया। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो मोमबत्ती है उसकी ज्वाला में अदीप्त क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक है, ओके। तो जब हम जो ज्वाला का यह भाग है सबसे अधिक गर्म होता है, ओके। सोना या चांदी के पिघलाने के लिए जो सुनार है वो धातु की फूकनी से ज्वाला की सबसे बाहरी भाग का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी से उसको फूंकते हैं और वह ज्वाला की सबसे बाहरी भाग का यूज़ करते हैं, किस लिए? तो सोने या चांदी को पिघलाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ज्वाला की संरचना देख लेते हैं, मैंने जो बताया आपको उसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो ये मोमबत्ती है और ये इसकी लौ है। तो आप देखोगे ये जो बाहरी भाग है ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है जो कि नीला रंग का दिखाई देता है। आपको ये सबसे आखिरी का भाग नीले रंग का दिखाई देगा, है ना, और ये जो है यही सबसे गर्म भाग होता है। सोनार इसी भाग का यूज़ सोने को पिघलाने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये जो आपको येलो कलर दिखाई दे रही है ये कम गर्म भाग है, मतलब ये यहाँ की अपेक्षा यहाँ कम गर्मी होगी, कम गर्म होगा। और ये जो नीचे का भाग देख रहे हो या ये सबसे कम गर्म होगा, ठीक है। और ये जो है आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो कि पीले रंग में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो आपको छोटी सी संरचना दिख रही काले रंग की, तो ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग है, ठीक है, जो कि हमको काले रंग का दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हुई ज्वाला की संरचना, और हमने ये देखा मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। 6.6 है ईंधन क्या है। चलिए अब हम ईंधन के बारे में जानेंगे। तो घरेलू और औद्योगिक उद्योगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि हमको पता ही पहले से ही पता है कि ईंधन क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें ईंधन है ना। और ये जो पदार्थ हैं यही ईंधन कहलाते हैं। और अच्छा ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो और वायु में मतलब अच्छे तरीके से जल जाए, सुगमतापूर्वक जल जाए, है ना, और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और जलने के बाद कोई मतलब प्रदूषण या अवांछित पदार्थ न छोड़े, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके। फ्रेंड्स हम किसी भी चीज़ को जलाएं उसमें थोड़ा सा धुआं या प्रदूषण तो होगा ही, ओके। तो हम ऐसा ईंधन हमें ढूंढना चाहिए कि किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकता पूरी हो जाए, ठीक है, और प्रदूषण कम से कम हो। फ्रेंड्स ईंधन के मूल्यों में भी भिन्नता है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, है ना, जैसे कि आप पेट्रोल डीजल को देखोगे तो ये काफ़ी महंगे हैं, जबकि लकड़ी कोयला ये क्या है, ये सस्ते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो ईंधन है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6.7 ईंधन दक्षता। अब हम ईंधन की दक्षता के बारे में जानेंगे।
फ्रेंड्स, यदि आपको अगर कहा जाए कि गोबर के जो उपले हैं मतलब कंडे होते हैं और कोयला और एलपीजी, इन तीनों चीज़ों में इनको जलाकर आपको एक निश्चित मात्रा में पानी उबालना है, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है आप एलपीजी का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो ईंधन दक्षता है वो काफ़ी अधिक होती है ना। तो ये ईंधन दक्षता क्या है? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ओके, ऊष्मीयमान मतलब हम अगर किसी 1 किलोग्राम ईंधन को जलाते हैं तो उससे हमको जो ऊष्मा और ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होगी वही उसका ऊष्मीयमान कहलाएगा। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये क्या है? ऊष्मा का मात्रक है, याद रखिएगा। तो चलिए कुछ ईंधन के ऊष्मीयमान दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो ये ऊष्मीयमान है और ये ईंधन है। मुझे इसको इधर लिखना चाहिए था पर मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया। तो ऊष्मीयमान देखते हैं। तो गोबर के उपले हैं उसका ऊष्मीयमान क्या होगा? 6000 से 8000 के बीच। ओके, कोयले का 17000 से 22000 के बीच। मतलब गोबर के उपलों की अपेक्षा कोयला जो है ज़्यादा टेम्परेचर देगा। पेट्रोल का 45000, हाइड्रोजन का 1,50,000। मतलब हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करेगी। इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा किसका? हाइड्रोजन का। ओके, यहाँ पर कुछ और ईंधन है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का 17000 से 22000, डीजल का 45000, मेथेन का 50000, सीएनजी है उसका भी 50000, एलपीजी का 55000 और बायोगैस का 35000 से 40000। ठीक है, तो ये क्या है? ये ईंधन के ऊष्मीयमान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। हाँ, हमको पता है कि ईंधन को जलाने से हमको हानिकारक उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि हानिकारक गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ईंधन का जो बढ़ता हुआ यूज़ है वो हमारे पर्यावरण को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। ओके, तो पहला है लकड़ी, कोयले, पेट्रोल, बिना जले कार्बन कण प्रदूषण। मैं इसको समझाती हूँ। तो लकड़ी, कोयला और जो पेट्रोलियम है ना, तो ये कार्बन और ईंधन ये बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ओके, मतलब जब हम लकड़ी या कोयला या पेट्रोल को जलाते हैं तो इससे बिना जला कार्बन कण मुक्त होता है ना। और ये सूक्ष्म कण जो हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब प्रदूषक होते हैं, जो दमा और श्वास जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ईंधन के पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला गैस। फ्रेंड्स, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसी ईंधन को हम अगर अपूर्ण दहन करते हैं, वो जो पूरी तरह से जलता नहीं है, तब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है और ये बहुत ही विषैली गैस है। ठीक है, मान लो बंद कमरे में कोयला जलाते हैं अगर, तो अगर उस कमरे में कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके सांस के द्वारा उसके फेफड़ों में और पूरे ब्लड में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से बहुत अधिक क्रिया कर लेता है। ठीक है, उसके प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, तो जो बंद कमरे में जो व्यक्ति सो रहा है वो मर भी सकता है। ठीक है, इसीलिए बंद कमरे में ऐसे सुलगते आग या ऐसी कोई चीज़ें नहीं जलाकर सोना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा किसके कारण बनती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या इसी को विश्व उष्णन बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो वातावरण है उसके टेम्परेचर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है, और
इससे क्या क्या नुकसान है? तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वो पिघलने लगते हैं, जिससे कि समुद्र के जल स्तर जो है बढ़ जाएंगे और जो तटीय क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। और ऐसी संभावना भी होती है कि जो निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र होते हैं वो स्थायी रूप से जल में डूब जाए, है ना। चलिए अब चौथा देखते हैं फ्रेंड्स। कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये बहुत ही दमघोटू, मतलब इसमें सांस नहीं ले सकते हम, और ये संक्षारक गैस है ना। तो इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन है, मतलब जो पेट्रोल इंजन है, गाड़ियों के इंजन जो हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, उससे नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? जो पेट्रोल इंजन है उससे नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड निकलते हैं। ओके, और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा कराते हैं। ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। आप जानते हो अम्ल वर्षा या एसिड रेन किसको बोलते हैं? ठीक है, और अम्ल वर्षा जो है या एसिड रेन है वो फसलों को बर्बाद कर देती है, जो घर है, भवन है, उसको बर्बाद कर देती है। जैसे कि ताजमहल का क्षरण, आपको पता होगा कि ताजमहल पीली पड़ रही है ना। और मिट्टी के लिए भी बहुत हानिकारक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मोटर गाड़ी जो है, वाहन है, उनके ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब किसका यूज़ किया जाता है? तो सीएनजी, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीएनजी से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है और ये जो सीएनजी है ये बहुत ही अच्छा ईंधन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? ये आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग किन गैसों के कारण हो रही है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, आप अगर जब तक खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तब तक जो आज पढ़ रहे हो उसको कल भूल जाओगे आप। ठीक है, अगर नोट्स बनाते हो, खुद लिखते हो, तो कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हमको याद रहती है। और अगर आपके पास लिख कर रखा रहेगा तो आप उसको कभी भी खोल कर देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो डेली देखो, या फिर आज मेरी वीडियो देख रहे हो, कल किसी और की वीडियो देखोगे, है ना। तो उससे अच्छी ये बात है कि जहाँ पर भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है उसका